नमस्कार सभी मित्रों को। एक बार पुनः आप सबका प्रबोधायस के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत। तो जैसे कि हम उत्तराखंड के सीरीज में इतिहास का अध्ययन कर रहे थे, तो उसी में आज हम इस सीरीज को आज का जो हमारा पार्ट है, आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड में जो कत्यूरों के पश्चात चंद वंशों का शासन प्रारंभ होता है। तो आज हम देखेंगे चंद वंश का जो शासन है उसके बारे में जानने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे उत्तराखंड का ये मानचित्र है, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे से ड्रॉ करने की कोशिश की। तो पहले इसको देख लेंगे कि यहाँ पे हमारा हिमाचल प्रदेश है और इधर उत्तर प्रदेश है और यहाँ पे नेपाल है और ये आपका तिब्बत का क्षेत्र है। तो जब यहाँ पे हमने पहले कत्यूर राजवंश के बारे में पढ़ा था, तो लास्ट में मैंने आपको बताया था कि अंतिम समय में जो कत्यूर राजवंश है वो जो है कहीं शाखाओं में बंट जाता है। उसी में से हमारे पास एक शाखा निकल के आती है, काली कुमाऊं वाली शाखा। काली कुमाऊं काली कुमाऊं वाली शाखा की अगर बात की जाए तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र आपके यहाँ पे आता है, जो चंपावत का एरिया है यहाँ पर, और आसपास कुछ नैनीताल का भाग था, कुछ अल्मोड़ा का भाग है और कुछ पिथौरागढ़ का भाग है। तो उस समय ये जो एरिया है ये आपका जो है काली कुमाऊं का क्षेत्र कहा जाता था। और इस काली कुमाऊं के क्षेत्र में यहाँ पे जो शासक थे उस समय वो थे आपके पास ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव यहाँ पे जो है शासन कर रहे थे। अब यहाँ पे जो ब्रह्मदेव थे, इनका जो है कोई भी पुत्र नहीं था और इनकी एक पुत्री थी। अब पुत्री थी तो इनको अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए जो है इसके लिए एक वर की इनको जो है जरूरत महसूस हुई। तो उसी के उद्देश्य से जो है अब यहाँ पे जो इतिहासकार है वो उनका अलग अलग मत है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ पे जो है सोमचंद अपने अनुयायियों के साथ आए थे और कुछ का कहना है कि ब्रह्मदेव ने जो है यहाँ पे मैदानी क्षेत्र में अपने एक दल को जो है एक सुयोग्य वर की खोज के लिए जो है मैदानी क्षेत्र में भेजा था। तो ये अलग अलग कहानी है। यहाँ पे जो ब्रह्मदेव है यहाँ पे जो सुई का किला होता है, इस सुई के किले को जो यहाँ पे डोटी के राजा से भी जीतता है। इसके अलावा जो यहाँ के जो रावत राजा है, उस रावत राजा को यहाँ पे क्या है ये पराजित करता है और उसको पराजित करने के पश्चात उसको जो अपना सामंत नियुक्त करता है। यहाँ पे जिसको आप मांडलिक राजा जो है आप कहते हैं, मांडलिक राजा के रूप में यहाँ पे जो रावत राजा है ये ब्रह्मदेव का यहाँ पे सामंत होता है और सामंत के रूप में ये कार्य करता है। अब यहाँ पे चंदवंश को शुरू करने से पहले थोड़ा सा यहाँ की उस समय की जो तात्कालिक स्थिति है उस स्थिति को समझना भी जो है काफी जरूरी है, ताकि हम अपने कंसेप्ट को जो है और अच्छे से क्लियर कर सके। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि हमने जैसे यहाँ पे मैं देख रहे हैं कि यहाँ पे पड़ोस में अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, एक बार इसे मिटा के इस क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ नेपाल वाले भाग की, तो यहाँ पे एक छोटा सा राज्य था, या कह सकते हैं उस समय का शक्तिशाली राज्य जिसको हम बोल सकते हैं। यहाँ पे था डोटी। यहाँ पे जो है डोटी के राजा शासन कर रहे थे और ये जो डोटी के राजा है ये मुख्य रूप से आपके मल्लवंशी थे। इनको जो है आप मल्लवंशी नाम से जान सकते हैं। जो इनका वंश है ये मल्लवंशी थे और इनको जो है आप रेखा राजा के नाम से भी जो है जानते थे। रेखा राजा के नाम से भी जो यहाँ पे जो डोटी के मल्लवंश थे इनको जाना जाता था। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, जब यहाँ पे सोमचंद आता है तो सोमचंद के समय यहाँ पे जो उस समय जयदेव मल का शासन था। जयदेव मल ये उस समय जो यहाँ पे डोटी का राजा था। इसके अलावा अगर मैं इस वंश की स्थापना की बात करता हूँ मल्ल वंश की, तो इसके जो प्रथम शासक हैं वो शासक थे वामदेव। वामदेव के द्वारा यहाँ पे जो है मल्ल वंश की स्थापना की जाती है और ये जो है अपनी राजधानी को बनाता है चंपा। कहा जाता है जो ये चंपा है, ये चंपा जो है ये राजधानी बनाता है, इसका नाम जो है ये अपनी जो इनकी कुल देवी थी, इष्ट देवी थी, उनके नाम पे, जिनका नाम था चंपावती। चंपावती के नाम पे जो ये अपनी राजधानी को जो है चंपा बनाते हैं और चंपा की जो है खुद स्थापना भी करते हैं और इसका नामकरण के द्वारा चंपा
रखा जाता है। तो ये जो यहाँ पे ये एरिया जो है उस समय डोटी के आसपास का कह सकते हैं आप, जो कुछ चंपावत का जो क्षेत्र है, इसके अलावा पिथौरागढ़ का क्षेत्र है, ये जो डोटियों के अधीन था। तो यहाँ पे अब हम शुरू करते हैं सोमचंद से। अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जब ब्रह्मदेव की बात करें तो ब्रह्मदेव का के लिए यहाँ पे जो दो कथन कहे जाते हैं कि यहाँ पर उस समय की परिस्थितियों के अनुसार कहा जाता है कि सोमचंद, पहली कहानी तो ये है कि जो ब्रह्मदेव है वो अपने अनुयायियों को क्या है यहाँ पे भेजता है, अपने जो सॉरी एक मंडल को जो है यहाँ पे ये भेजता है मैदानी क्षेत्र में, और वहां से जो है सामंत राजा सोमचंद को जो है लेके आते हैं और उसके साथ यहाँ पे अपनी पुत्री का विवाह करते हैं, जो कि यहाँ पे क्या है चंद्रवंश की स्थापना करते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं बद्रीदत्त पांडे की, तो बद्रीदत्त पांडे क्या कहते हैं कि जो राजा सोमचंद है ये जो है उस समय यहाँ पे बद्री नारायण के दर्शन करने के लिए अपने 27 अनुयायियों के साथ आए थे, और यहाँ पे जो ये ब्रह्मदेव की पुत्री को देखते हैं और उसके बाद उन्हें पसंद करते हैं, और यहाँ पे क्या है ये उनसे विवाह कर लेते हैं। और विवाह के पश्चात जो यहाँ पे ये इनको दहेज स्वरूप 15 बीघा जमीन मिलती है, जहाँ पर जो ये राजभुंगा किले का निर्माण करते हैं। इसके अलावा यहीं पर जो इसके आसपास का एरिया है इस पे जो ये शासन करना प्रारंभ करते हैं। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा जो चंद्रवंश है, चंद्रवंश के बारे में यहाँ पे जो जानकारियां हैं, सबसे पहले अगर हम स्रोतों की बात करते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से जो स्रोत है जहाँ से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है वही है जहाँ से जो है आप साक्ष्य एकत्रित कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो अगर मैं बात करता हूँ तीनों ने जो, अगर मैं इस वंश की स्थापना की बात करता हूँ तो स्थापना करते ही कहाँ, चंपावत में। चंपावत में जो है यहाँ पे ये राजभुंगा किले में, राजभुंगा किले से जो है ये चंद्रवंश की स्थापना करते हैं। और इस जो चंपावत है इसका जो है उपनाम, इसको जो है आप काली कुमाऊं के नाम से भी जानते हैं, काली कुमाऊं। इसका जो पहले का नाम था वो था काली कुमाऊं। काली कुमाऊं को जो है आपका चंपावत कहा जाता है। अब यहाँ हमारे पास कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, जिन साक्ष्यों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है या जो चंद्रवंश है इनके संबंध में हमें जो प्रारंभिक राजा है उनकी जानकारी मिलती है। सबसे पहले आता है एक क्रांचल देव। क्रांचल देव, अगर मैं क्रांचल देव की बात करता हूँ तो इनका एक लेख प्राप्त होता है हमें। उस लेख में जो है यहाँ पे चंद्रवंश का उल्लेख किया गया है, यहाँ से हमें चंद्रवंश के संबंध में जो है जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो दूसरा हमारे पास जो चमोली है, चमोली के गोपेश्वर में अगर आप जाओगे तो गोपेश्वर में हमको एक लेख प्राप्त होता है, त्रिशूल लेख। त्रिशूल लेख, यहाँ से हमें, इससे पहले हमने पढ़ा है कि यहाँ से हमें जो नागों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा अभी हम पढ़ेंगे जो अशोक चल है, अशोक चल के संबंध में हमें जानकारी मिलती है। उसके अलावा जो त्रिशूल लेख है यहाँ से हमें जो है चंदों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो पिथौरागढ़ का क्षेत्र है, पिथौरागढ़, यहाँ से हमको जो है आनंद पाल का एक अभिलेख प्राप्त होता है। आनंद पाल का यहाँ पे अभिलेख जो प्राप्त होता है बास्ते ताम्रपत्र। जो बास्ते ताम्रपत्र है, इस बास्ते ताम्रपत्र से भी जो है हमें यहाँ पे चंद्रवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पे अब जब हम कत्यूर शासन के बारे में पढ़ रहे थे उस दौरान मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है पाल वंशों के द्वारा भी जो है एक वंश स्थापित किया गया था, और यहाँ पे जो पिथौरागढ़ का क्षेत्र है उस क्षेत्र में इन्होंने अपना शासन करना शुरू किया था। तो यहाँ पे वास्तविक से भी हमें चंदों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक जो अन्य स्रोत है उन स्रोतों में एक हमारे पास है चौथा। अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास मझेड़ा का जो ताम्रपत्र है, मझेड़ा ताम्रपत्र, इस मझेड़ा ताम्रपत्र से जो है हमें जो चंद्रवंश है, यहाँ पे अगर मैं चंद की बात करता हूँ, चंदों की और चंद्रवंश की, और इसके अलावा जो बम शासक है, बम शासक, इनके मध्य संबंधों की जो हमको क्या है जानकारी प्राप्त होती है। चंदों और बमों के बीच में जो संबंध थे या इनके बारे में जो भी था उसके बारे में हमको यहाँ पे जो मझेड़ा ताम्रपत्र है, मझेड़ा ताम्रपत्र से इनके रिलेशन के बारे में
जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से इनके आपस में राजनीतिक संबंध थे। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो वास्ते ताम्रपत्र था, वास्ते ताम्रपत्र यहाँ पे आनंद पाल का था। यहाँ से भी हमको जो है इस संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ अगर मैं वास्ते ताम्रपत्र की बात करता हूँ तो यहाँ से मुझे मांडलिक राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। मांडलिक राजाओं के बारे में जो यहाँ पे यह कह सकते हैं कि मांडलिक राजाओं की जो है यहाँ पे सूची हमको प्राप्त होती है। और मांडलिक का मतलब हो गया सामंत, यानी जो सामंत जो क्या थे कि अन्य राजाओं के दिन, ये किसी एक राजा के दिन क्या थे, ये लोग शासन कर रहे थे, इनको जो मांडलिक राजा कहा जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ अन्य स्रोतों की, तो इन्हीं में से हमारे पास एक और स्रोत है, वो है पाम्बे ताम्रपत्र। अगर मैं पाम्बे ताम्रपत्र की बात करता हूँ तो ये ताम्रपत्र जो है हमारे पास एक चंद शासक थे, चंद शासक, जिसका नाम है विजय चंद, विजय चंद। तो जो ये पाम्बे ताम्रपत्र है ये जो है आपके विजय चंद से संबंधित है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो मुनाकोट है, मुनाकोट से हमको एक ताम्रपत्र प्राप्त होता है, मुनाकोट ताम्रपत्र। इस मुनाकोट ताम्रपत्र से भी जो हमें चंद शासन के जो टैक्स है, चंदों द्वारा जो कर लगाए गए थे, चंदों के द्वारा जो कर लगाए गए थे, उन करों के बारे में जो हमको यहाँ पे जानकारी मिलती है। यहाँ पे हमको जो है मुनाकोट ताम्रपत्र से चंदों के शासन के दौरान जो करों को लगाया गया था, उन करों के संबंध में हमको यहाँ पे मुनाकोट के ताम्रपत्र से जानकारी प्राप्त होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं इनकी जो प्रारंभिक राजधानी की बात की जाए। यहाँ पे अगर मैं इनकी राजधानी की बात करता हूँ तो प्रारंभ में इनके द्वारा जो है चंपावत में आपको चंपावती नदी है, चंपावती नदी, इस चंपावती नदी के तट पर जो है इनके द्वारा प्रारंभिक राजधानी बनाई जाती है। उसके पश्चात क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास आते हैं जो अन्य चंद शासक, वो अपनी राजधानी को जो है अल्मोड़ा में स्थानांतरित करते हैं। अल्मोड़ा में जो है इनके द्वारा अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे चंदों का एक शासक है देवी चंद, देवी चंद, इसको आप जो है देवी सिंह के नाम से भी जानते हैं, देवी सिंह। इसके द्वारा जो चंदों की राजधानी है इसको जो है देवीपुर में स्थापित किया जाता है, या फिर देवीपुर को जो है ये राजधानी बनाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इनके जो राजमहल थे, राजमहल को जो है लोग, अगर मैं चंदों की बात करता हूँ तो चंद लोग जो है राजमहल को जो है राजमहल नहीं कहते थे, ये राजमहल को बोलते थे चौमहल। चौमहल जो ये राजमहल के लिए प्रयोग करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इनके जो चंदों की जो वंशावली है, चंदों की वंशावली, जहाँ पे जो चंदों के जो राजा है उन राजाओं के नाम लिखे गए हैं, उसकी जानकारी मिलती है हमको मानवोदय काव्य से। मानवोदय काव्य की अगर हम बात करते हैं तो इस मानवोदय काव्य में जो चंदों की वंशावली के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ जो चंद है, अगर मैं सोमचंद की बात करता हूँ, सोमचंद की, ये जो है मूल रूप से जो प्रयाग है, प्रयागराज यूपी में, यहाँ पे इसके पास गंगा के पार आप अगर जाएंगे, गंगा पार के यहाँ पे जैसे गंगा है, इधर प्रयागराज हो गया, इस पार जब आप जाते हो तो यहाँ पे एक जगह है झूसी, और इस झूसी से जो है यहाँ पे जो सोमचंद है ये इसको कहा जाता है कि जो झूसी से यहाँ पे आया है। इसके जो भाई थे वो जो आपके जो समय कन्नौज है, कन्नौज के शासक थे, कहा जाता है कि जो कन्नौज के उस समय के शासक थे ये उन्हीं के भाई हैं सोमचंद, जो कि उस समय यहाँ पे यात्रा पर आए हुए थे और यहाँ पर जो है ये चंद वंश की स्थापना करते हैं। अब यहाँ पे जो विद्वान हैं, आपको कई सारे विद्वान मिलेंगे जिनको जो इनके वंश को लेके, इनके इस, अगर मैं चंद वंश की स्थापना की बात करता हूँ तो स्थापना को लेके जो यहाँ पे विवाद बना हुआ रहता है। कुछ विद्वानों का मत है कि चंदों के द्वारा जो यहाँ पे 700 एडी के आसपास यहाँ पे चंद वंश की स्थापना की जाती है, लेकिन यहाँ पे कुछ विद्वान मानते हैं कि 1020 से 1025 ईस्वी के आसपास जो यहाँ पे चंद वंश की स्थापना की जाती है। लेकिन जो 700 एडी का काल है, इस
काल को जो है यहाँ पे अस्वीकार्य कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो कत्यूर राजवंश है, अगर मैं कत्यूर की बात करता हूँ तो इस दौरान यहाँ पे जो है कत्यूर राजवंश जो है शासन कर रहा था। तो यहाँ पे जो सबसे उचित काल नजर आता है वो है 1020 से 1025 एडी के आसपास का जो समय है, इसको जो है चंद्रवंश की स्थापना का समय कहा जाता है, कि इसी दौरान जो है यहाँ पे चंद्रवंश की स्थापना की जाती है। अब यहाँ पे जो संस्थापक है, अगर मैं चंद्रवंश के संस्थापक की बात करता हूँ, संस्थापक को लेकर भी यहाँ पे जो है विद्वानों में एक मत नहीं है। कुछ विद्वान, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ एटकिंसन की, एटकिंसन हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ बद्रीदत्त पांडे की, बद्रीदत्त पांडे की, ये क्या इनका मानना है कि जो चंद्रवंश है इसकी स्थापना की थी सोमचंद के द्वारा। लेकिन कुछ ऐसे विद्वान हैं जिनका मानना है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ फ्रेजर की, फ्रेजर साहब की बात की जाए। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ हर्षदेव जोशी की, और इसके अलावा हैमिल्टन की बात की जाए, हैमिल्टन, ये सब इतिहासकार मानते हैं कि जो चंद्रवंश है इसकी स्थापना सोमचंद के द्वारा नहीं की गई, बल्कि इसकी स्थापना जो है आपके जो तोहर चंद है, तोहर चंद के द्वारा जो है यहाँ पे चंद्रवंश की स्थापना की जाती है। हालांकि ये जो है लास्ट में ये प्रूव होता है कि जो सोमचंद है, यहाँ पे सोमचंद को जो है यहाँ पे चंद्रवंश का संस्थापक माना जाता है। तो यहाँ पे ये इसके वंश की स्थापना को लेके, संस्थापक को लेके कुछ जो समस्याएं थी, या कह सकते हैं जो मतभेद है, ये अलग अलग विद्वानों के अनुसार जो भी कहा गया था उस हिसाब से मैं यहाँ बताया आपको। अब यहाँ पे बात करते हैं कत्यूर काल की। जैसे कि हमने बताया था आपको प्रारंभ में, जो कत्यूर शासन है यहाँ पे जब ये विभाजित हुआ था, अंतिम समय में जब इसका कमजोर हो गया था, तो कहीं छोटी शाखा में विभाजित हुआ था। तो उसी का जो एक शाखा निकल के आती है काली कुमाऊं। अगर मैं इस काली कुमाऊं की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो है क्या थे, ब्रह्मदेव जो है शासन कर रहे थे। ठीक है, अभी ब्रह्मदेव क्या करते हैं, जो पाली पचाव का क्षेत्र है, पाली पचाव क्षेत्र, इसको जो है जीत के यहाँ पे क्या है, सुई के किले का निर्माण इनके द्वारा, सुई के किले का जो है निर्माण किया जाता है। और ये जो दुनाकोट के रावत राजा थे उसको जो है अपना सामंत नियुक्त करता है। तो जैसे उसके पश्चात की जो स्टोरी आपको पता ही है, कि हमने जो शुरू में बताया था कि यहाँ पे जो है ये एक दूत मंडल को यहाँ पे भेजता है, और एक स्टोरी बताई थी कि यहाँ पे सोमचंद स्वयं आता है। तो जिस प्रकार से यहाँ पे आता है, और यहाँ पे जो कत्यूर शासक होता है, कत्यूर शासक की पुत्री से यहाँ पे सोमचंद का जो है विवाह हो जाता है। और विवाह के पश्चात जो है यहाँ पे दहेज स्वरूप इसको जो है यहाँ पे जो आपका यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ दहेज के रूप में, जो इसको 15 बीघा जमीन दी जाती है सोमचंद को। और इस 15 बीघा में यहाँ पे क्या है, ये राजगंगा किले की स्थापना करता है, और राजगंगा किले से जो है यहाँ पे शासन करना प्रारंभ करता है। अब यहाँ पे जब सोमचंद को यहाँ पे ये शासन करता है, शासन करना प्रारंभ करता है, तो इसके सामने कुछ चुनौतियां रहती है। उनमें से अगर मैं प्रमुख चुनौती की बात करता हूँ, तो सबसे पहली चुनौती थी जनता का समर्थन। जनता का समर्थन सबसे जरूरी है। अगर जनता का आपके पास समर्थन नहीं है तो आपको शासन करना शायद मुश्किल पड़ सकता है। इसके अलावा दूसरी जो समस्या थी वो थी जो इनके ससुर जी कहें आप, या फिर जो कत्यूरी राजकुमारी थे उनके पिता ब्रह्मदेव के द्वारा जो इनके सामंत थे रावत राजा, ये भी जो है यहाँ पे सोमचंद के लिए यहाँ पे समस्याओं का कारण था, क्योंकि ये जो है सोमचंद को एक तो राजा नहीं मान रहा था, उसके अलावा ये जो है बार बार आक्रमण की जो है यहाँ पे, या फिर इन पर जो है सोमचंद पर जो है यहाँ पे अटैक करने का इसके द्वारा प्रयास किया जाता था। अब यहाँ पे 15 बीघा जमीन मिली। इसके अलावा यहाँ पे इनको जो है जो आपका कोतवाल छावनी है चंपावत में, कोतवाल छावनी, ये भी जो है इनको यहाँ पे प्रदान की जाती है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो यहाँ पे इनके द्वारा ये राजगुंगा किला बनाया जाता है। इस प्रकार से ये राजगुंगा किला है, और इसकी रक्षा के लिए क्या करता है, ये 4 किलेदारों को नियुक्त करता है। अब वो 4 किलेदारों की अगर मैं बात करता हूँ तो 4 किलेदार है। एक तरफ आपका कार्की है, कार्की जो है आपका इस एरिया को संभाल रहा है। इधर तरफ जो है यहाँ पे बोरा को नियुक्त किया। इधर की तरफ अगर हम बात करते हैं तो इधर जो है
तड़ागी को नियुक्त किया था, और अगर इधर देखें तो इधर जो है चौधरियों को जो है नियुक्त किया गया था। और ये जो है 4 प्रमुख किलेदार थे जो कि इस किले की रक्षा कर रहे हैं, यहाँ पे जो है इस किले की देखभाल कर रहे हैं। अगर मैं इन चारों की बात करता हूँ तो ये जो चारों थे ये जो मूल रूप से क्या थे, मूलतः जो ये नेपाल के निवासी थे, इनको जो है नेपाल का निवासी कहा जाता है। और इन्हें जो है यहाँ पे चाराल या फिर आपको चार आल, इन शब्दों से जो है इनको पुकारा जाता है। जो 4 किलेदार थे इनको चार आल या फिर 4 आल के नाम से जो है पुकारा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सोमचंद की, तो सोमचंद जो है मुख्य रूप से भगवान शिव के, ये जो है भगवान शिव के उपासक इनको माना जाता है, ये भगवान शिव को मानते थे, इसीलिए कहा जाता है कि ये शायद उस दौरान जो है यहाँ पे बद्री विशाल के दर्शन करने यहाँ पे पहुंचे थे। और इनके अगर भाई की बात करते हैं, इनके अगर मैं पिता की बात करता हूँ तो इनके पिता थे चंदपाल फुर। चंदपाल फुर के जो ये पुत्र थे, और इनके एक भाई जो इस दौरान जो कन्नौज है, कन्नौज में क्या है शासन कर रहे थे। ये प्रारंभिक बातें हैं जिनकी जो हमने चर्चा कर ली है। अब यहाँ पे एक इतिहासकार और है जिनका मानना है कि, अगर मैं उनका नाम बताऊं तो वह है इलियट। इलियट एक इतिहासकार है जिनका मानना है कि जो चंद वंश के संस्थापक सोमचंद है, सोमचंद जो है यहाँ पे झूसी से नहीं आए हैं, बल्कि ये जो है झांसी से आए हैं। इनको जो ये झांसी का मूल निवासी मानते हैं। अब यहाँ पे इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ सोमचंद की, तो सोमचंद के द्वारा यहाँ पे पहला काम क्या किया जाता है, जो रावत राजा है यहाँ पे क्या करता है, रावत राजा को जो यहाँ पे ये एक युद्ध में पराजित करता है। रावत राजा और यहाँ सोमचंद के बीच एक जो है युद्ध होता है, जिस युद्ध को जो है आप इरनाकोट या फिर इसको आप दूनाकोट का युद्ध कह सकते हैं। इस युद्ध में जो यहाँ पे रावत राजा को पराजित करता है और इसको जो उसके पश्चात अपना सामंत नियुक्त करता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सोमचंद की, तो सोमचंद के द्वारा जो है जो आपके मेहरा है, अगर मैं बात करता हूँ मेहरा और फरत्याल, यहाँ पे मेहरा को जो है अपना मंत्री नियुक्त करता है, और इसके अलावा जो फरत्याल है इसको अपने जो है सेनापति नियुक्त करता है। और इसी सेनापतियों में जो इसका अगर मैं बात करता हूँ सोमचंद के सेनापति की, तो वह आपके उस समय जो कालू तड़ांगी थे, कालू तड़ागी, ये जो है यहाँ पे सोमचंद का सेनापति था। और इसी की पराक्रम शक्ति के कारण जो यहाँ पे सोमचंद जो दूनाकोट के रावत राजा है उनको यहाँ पे पराजित करते हैं। और यहाँ पे जो इसके अलावा अगर सोमचंद के लिए कहा जाए तो सोमचंद के बारे में एक जो महत्वपूर्ण जानकारी है, इनके द्वारा जो है जो गांव है, जो ग्राम सभाएं हैं, ग्रामों में जो इनके द्वारा बूढ़ा और सयानों को जो है यहाँ पे सयानों को जो ये नियुक्त करते हैं। और यहाँ पे क्या है आपकी जो पंचायत व्यवस्था है, कह सकते हैं आप यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था की यहाँ पे जो है सोमचंद के द्वारा शुरुआत की जाती है। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस सोमचंद से संबंधित पूछा जाता है कि इनके द्वारा जो यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की जाती है। इसके अलावा इन्हीं के टाइम पे यहाँ पे एक जो यहाँ पे महत्वपूर्ण नृत्य माना जाता है, जिसको जो है आप छोलिया नृत्य के नाम से जानते हैं। जो छोलिया नृत्य है उत्तराखंड के एक प्रमुख नृत्य है छोलिया नृत्य। कहा जाता है कि जो छोलिया नृत्य है, इस नृत्य की शुरुआत भी जो यहाँ पे सोमचंद के समय की जाती है। सोमचंद के समय जो यहाँ पे छोलिया नृत्य की शुरुआत की जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ सोमचंद की, तो सोमचंद जो समाज है, उस समय का समाज है, इसको 8 वर्गों में विभाजित करते हैं। 8 वर्गों में विभाजित करने का कार्य जो है यहाँ पे सोमचंद के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ये जो है यहाँ पे जो चौथानी है, चौथानी ब्राह्मण, इन चौथानी ब्राह्मणों की जो है ये नियुक्ति करते हैं। चौथानी ब्राह्मणों की यहाँ पे जो सोमचंद के द्वारा नियुक्ति की जाती है।
और यहाँ पे इसके पश्चात जो इनकी कत्यूरी रानी होती है, कत्यूरी रानी, उनसे एक पुत्र का जन्म होता है जिसको आप जो है आत्मचंद के नाम से जानते हैं, आत्मचंद। और आत्मचंद ही वे अगला शासक है जो यहाँ पे सोमचंद का उत्तराधिकारी बनता है। तो यहाँ पे अगर मैं आत्मचंद की बात करता हूँ तो आत्मचंद जो है यहाँ पे लगभग 20 वर्षों तक जो है शासन करते हैं, 20 वर्षों तक जो है यहाँ पे सोमचंद के द्वारा शासन किया जाता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें आत्मचंद के पश्चात यहाँ पे जो तीसरे शासक है, अगर मैं तीसरे शासक की बात करता हूँ तो होते हैं पूर्णचंद। पूर्णचंद ये जो है चंद वंश का तीसरा शासक इसको माना जाता है। और इसका जो कार्यकाल है ये कहा जाता है कि 1066 से 1084 ईस्वी के आसपास तक जो यहाँ पे पूर्णचंद के द्वारा शासन किया जाता है। यहाँ पे पूर्णचंद के पश्चात एक प्रमुख शासक आते हैं जिसको आप जो इंद्रचंद के नाम से जानते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपके पास एक दो प्रश्न बनते हैं। तो अगर मैं पूर्णचंद के बाद की बात करता हूँ तो यहाँ पे आते हैं फोर्थ राजा इंद्रचंद। अगर मैं इस इंद्रचंद की बात करता हूँ तो ये क्या करता है, चीन के साथ जो व्यापार प्रारंभ करता है। ये क्या करता है, यहाँ से आप नेपाल से होते हुए, यहाँ पे नेपाल के रास्ते से होते हुए यहाँ पे ये तिब्बत कहें या फिर चीन कहें, और यहाँ से जाता है चीन, और यहाँ से क्या है ये इनके साथ क्या है व्यापारिक संबंध स्थापित करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है उस समय जो कुमाऊं का क्षेत्र है, यहाँ पे क्या है मुख्य रूप से रेशम का जो है उत्पादन किया जाता था। रेशम का उत्पादन जो है यहाँ पे किया जाता था। अब यहाँ पे जो रेशम है इसमें जो है इसके क्या थे, वस्त्र बनाए जाते थे। अब यहाँ पे इनको जो रेशम है इसको क्या किया जाता था, रंगीन किया जाता था। तो कहा जाता है कि इन वस्त्रों को रंगीन करने के लिए यहाँ पे झूठ बोलने की प्रथा थी। अगर आप जितना ज्यादा झूठ बोलते हैं उतना अच्छा जो यहाँ पे जो रेशम का वस्त्र था इस पे रंग खिलता था, या उतना अच्छा जो इस पे रंग चढ़ता था। इसलिए कहा जाता है कि आप यहाँ पे जो है झूठ बोलने की प्रथा जो है इंद्रचंद के समय शुरू की गई थी। इस प्रथा को जो है जानते थे आप पट रंगवाली प्रथा के नाम से, पट रंगवाली प्रथा। पट रंगवाली प्रथा ये क्या एक प्रकार से झूठ बोलने की प्रथा थी, जिससे जो है आपका जो रेशम है उस पर जो है रंग अच्छे से चढ़े। इसके अलावा इंद्रचंद के बारे में कहा जाता है कि जो इंद्रचंद है ये जो है काफी इसको घमंडी राजा जो है माना जाता है। घमंडी राजा इसलिए कि ये जो है स्वयं की तुलना जो इंद्र है भगवान इंद्र से जो है ये स्वयं की तुलना करते हैं, इसलिए जो इसको घमंडी राजा भी कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, इंद्रचंद की मृत्यु के पश्चात कहीं शासक आते हैं कुछ समय तक जो यहाँ पे अब छोटे छोटा इनका कार्यकाल रहता है। जैसे इंद्रचंद की बात करता हूँ, इसके बाद आता है संसार चंद। संसार चंद कुछ समय तक शासन करते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पे सुधार चंद। सुधार चंद, सुधार चंद की बात करते हैं तो इसके बाद आते हैं यहाँ पे हरिचंद। हरिचंद के बाद आते हैं वीणाचंद। वीणाचंद। अब यहाँ पे संसार चंद, सुधार चंद और हरिचंद, इनके बारे में हमारे पास कुछ खास जानकारी प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पे जो वीणाचंद है, अगर वीणाचंद की बात की जाए तो वीणाचंद को जो है यहाँ पे अत्यंत विलासी राजा कहा जाता है। ये जो है उस समय जो चंद्रवंश है, चंद्रवंश का पहला जो है इसको वीणा क्या बोलते हैं, विलासी राजा, यानी खूब शराबी राजा कह सकते हैं आप। शराब वगैरह पी रहा है, खूब रंगरेलियां मना रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसी का फायदा जो है यहाँ पे जो उस समय कुछ क्षेत्रों में यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है खस जो लोग है, खस लोग जो है पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं जो इनका शासन चल रहा था। तो यहाँ पे ये वीणाचंद की स्थिति को देख के क्या करते हैं, ये इस पर जो है ये आक्रमण करते हैं और यहाँ पे वीणाचंद को पराजित करते हैं। और जो चंद्रवंश है, चंद्रवंश पर जो है यहाँ पे खसों के द्वारा जो है शासन किया जाता है। अब यहाँ पे जो कुछ समय तक खस लोग जो है यहाँ पे चंद्रवंश की जो चंद्रवंश था इसके उस पे जो यहाँ पे इनके द्वारा शासन किया जाता है। लेकिन उसके बाद जो अगला आता है हमारे पास वीणाचंद के बाद, वो है वीरचंद। अगर मैं वीरचंद की बात करता हूँ तो ये जो है वीरचंद को यहाँ पे चंद्रवंश का जो है दूसरा संस्थापक
राजा जो है कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि वीरचंद क्या करता है, वीरचंद क्या करता है, जो इनके क्षेत्र में खसों के द्वारा जो है, खसों के द्वारा जो कब्जा किया जाता है, यहाँ पे ये खसों को पुनः क्या करता है, पुनः जो है उनको पराजित करने का कार्य जो यहाँ पे वीरचंद के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे ये वीरचंद खसों को पराजित करता है और पुनः जो यहाँ पे खसों जो अपना चंद है, चंद वंश का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में वापस मिला लेता है। दोबारा से यहाँ पे जो ये चंद वंश की स्थापना करता है। अब यहाँ पे कहा जाता है कि इसी के दौरान, वीरचंद के दौरान जो है यहाँ पे नेपाल से एक शासक है अशोक चल, अशोक चल कहा जाता है कि यहाँ पे जो है अशोक चल के द्वारा जो है यहाँ पे केदार खंड पर जो है यहाँ पे आक्रमण किया जाता है। बाकी उसके बाद अगर मैं इसके उत्तराधिकारी की बात करता हूं तो है आपके जो अगले शासक है वो है नरचंद, या फिर आप कह सकते हैं नानकी चंद। नानकी चंद जो है अगले चंद शासक बनते हैं। तो यहाँ पर जो है हम इसको यहीं पे रखेंगे, क्योंकि इसके बाद हम यहाँ पे जो अगली वीडियो होगी उस वीडियो में हम यहाँ पे जो अशोक चल है, अशोक चल के बारे में जानेंगे। इसके अलावा क्रांचल जो देव है, क्रांचल देव के बारे में यहाँ पे हम जानने का प्रयास करेंगे अगली वीडियो में। उसके बाद जो अगले चंद शासक हैं, उन चंद शासकों को भी जो यहाँ पे कवर करेंगे। इसके अलावा एक हमने जो लास्ट टॉपिक है, उस लास्ट टॉपिक में हमने एक चीज छोड़ी थी, उसको भी यहाँ पे कुछ पॉइंट छूटे हुए हैं लास्ट वीडियो के, उस पॉइंट को जो है यहाँ पे हम अगली वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे आज हम रखेंगे नरचंद या नानकी चंद पे। बाकी आज इसे यहीं छोड़ते हैं और अगली वीडियो में जो अन्य टॉपिक को कवर करेंगे।